सैयद जफर इस्लाम साहब, ये अतिशयोक्ति नहीं है क्या कि एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमने महंगाई पूरी दुनिया की काबू कर दी है, जबकि विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि महंगाई डायन खाए जात है। देखिए, हर चीज़ को मापने का एक तरीका होता है। जब आप लोकल इन्फ्लेशन सीपीआई इंडेक्स को देखते हैं या ग्लोबल इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखते हैं कि किस रेट से किस दर से बढ़ने वाला है, तो उसके आंकड़े पब्लिश होते रहते हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो स्थिति बनी थी उस पर आप देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही थी। जो डिमांड जो है वो कम हो रहा था, जो ग्लोबल डिमांड कम हो रहा था, जो ग्लोबल ग्रोथ हो उसमें कमी आ रही थी, इसलिए कि इन्फ्लेशन जो है बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। सप्लाई चेन बंद हो गया था, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, उसकी वजह से बहुत ही, और फिर ऑयल सप्लाईज, ऑयल में बड़ी जो आशंका थी कि बड़ी ज़ोरदार उछाल आएगी और उससे सारी इकोनॉमी जो है उसको दिक्कत होगी, और ख़ास के छोटी छोटी जो कंट्री है वो उनको ज़्यादा और दिक्कत होगी। लेकिन उसमें भारत जो आज जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो भारत का रिश्ता है, हाँ। उस रिश्ते को निभाते हुए और उस दबदबे को इस्तेमाल करते हुए भारत ने बड़े कड़वे फैसले, और कड़े फैसले के देश नीति के लिए जो विदेश नीति उस वक्त रही, भारत की जो परचेजिंग पॉलिसी रही, वो जो है बड़े डिस्काउंट में जो उन्होंने सोर्स किया क्रूड ऑयल और रशिया से, के मामले होते हैं ना, और मतलब जब तक पैसा आपकी जेब में नहीं आ रहा है तब तक हमेशा कठिन लगता है। इसीलिए मैं चाहूंगी, आप तमाम अर्थशास्त्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको गणित का ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आसान शब्दों में, जो गृहिणी इस वक्त मेरे शो को देख रही है और जो एक आम दुकानदार हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, देख रहा है, वो आसानी से समझ जाए। मुझे ये बताइए, हाँ या ना में, पहले जफर साहब मुझे जवाब दे दीजिए, क्या हमने यानी भारत ने ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी दुनिया भर की महंगाई को काबू रखने में अहम भूमिका निभाई, हाँ कि ना? ऑफ कोर्स हाँ। हाँ, आप कह रहे हैं बिना शक शुबा के, बगैर किसी शक शुबा के। यहाँ पर हमारे साथ बिना शक ओके, ठीक है, मैं समझ गई। दुष्यंत नागर साहब बैठे हुए हैं। दुष्यंत नागर, आप कह रहे हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, और सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि कोई शक और शुबा नहीं है, नॉट जस्ट इंडिया, एंटायर वर्ल्ड। जफर साहब एक अच्छे बैंकर है, इकोनॉमिस्ट हैं, आपने इनको शो में बुलाया, अच्छी बहस की मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन ये आधा सत्य बोल रहे हैं। विदेश मंत्री भी आधा सत्य बोल रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि दुनिया को फायदा हुआ है, यूरोप के देशों को फायदा हुआ है, हमने 30% डिस्काउंट पर रशिया से तेल खरीदा और हमने यूरोप में बेचा, लेकिन भारत को क्या फायदा हुआ? भारत की 2 कंपनियां जो निजी कंपनियां हैं जिन्होंने ये ट्रेडिंग की, उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन पिछले 2-3 साल में, बल्कि पूरे हम 10 साल में देखेंगे तो तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए, लेकिन उसका लाभ भारत के आम नागरिक को नहीं मिला। स्वर्गीय जेटली साहब वित्त मंत्री थे, तब हमने सवाल उठाया तो जेटली साहब ने कहा कि भाई हम बफर बना रहे हैं 20 लाख करोड़ का, उसके बाद जब रेट्स बढ़ेंगे तो हम उससे पैसा यूज करेंगे, हाँ। और जब हमारा बफर बन जाएगा फिर हम उसका लाभ भी देंगे। लेकिन वो लाभ मिला नहीं, देश को लाभ नहीं मिला। आपने विदेशों को जरूर लाभ पहुंचाया है, वहां महंगाई को जरूर रोका, लेकिन भारत के आम आदमी को क्या मिला, सबसे बड़ा सवाल है। इसी आसान सवाल को शरद कोहली जी के पास छोड़ रही हूँ। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम भारत 24 पर आपसे राब्ता कायम हो रहा है। शरद जी, इजी भाषा में मुझे समझा दीजिए। 2 लोग मेरे सामने बैठे हैं, एक कह रहा है कि महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है, यूरोप को फायदा पहुंचाया, पर हम सबके सब डूब गए, यानी भारत। दूसरे सैयद जफर इस्लाम है जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन हमने कम कर दिया है, अपनी महंगाई तो की है। व्हाट इज द ट्रूथ? सच क्या है? अनम्यूट करना हो। यस, गो अहेड सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला है। यस सर। देखिए, अर्थशास्त्र का, रूबी का एक बड़ा सिंपल नियम होता है कि जितनी डिमांड होती है उतनी कीमतें बढ़ती। ये तो हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक है। मैं समझता हूँ जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं भी है वो भी इस बात को समझ जाता है, हाँ। और जैसे जैसे डिमांड गिरती है कीमतें गिरती है। रूबिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? एब्सोल्युटली सर। तो अगर हमने रशिया से
सस्ते दामों पर तेल खरीदा है तो लाजमी बात है रूबिका कि उसकी जो कीमतें हैं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम रही। आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, मान लीजिए ये जो आज हम $30 बिलियन का रशिया से ले रहे हैं, अगर ये हम पूरा का पूरा तेल रशिया से ना ले रहे होते और हम ओपेक कंट्री से ले रहे होते, यानी कि जहां से हम यूजुअली लेते वहां से ले रहे होते, तो लाजमी बात है कि उतनी डिमांड ऊपर होती, उतनी डिमांड होती तो यही क्रूड आपको और ज्यादा महंगा मिलता। आपको का मेरा मतलब है पूरी दुनिया को महंगा मिलता। तो ये बात बिल्कुल जफर भाई की मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर हम सस्ते दामों पे ले रहे हैं तो ओपेक की कंट्रीज, अगर हम मान लीजिए उस समय $65 पे ले रहे थे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रूबिका, तो दूसरी कंट्रीज आप उसको 80, 85, $100 पे नहीं बेच सकती क्योंकि उनको पता है कि वो गैप जो दोनों में गैप है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो एस जयशंकर का बयान है रूबिका, उससे मैं सहमत हूं कि अगर कोई भी बड़ा कंज्यूमर अगर सस्ते दामों पे चीज ले रहा है तो उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ सकता। अच्छा। अब दूसरी बात आई, जो हमारे अखिल भाई बैठे हैं जो आर्थिक मामलों के जानकार है, जो राजनीतिक दुष्यंत जी बैठे हैं, उनकी बात पर मैं आता हूं। ये भी सच है रूबिका कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई थी तो लोगों को ये शिकायत रही, जफर भाई और मेरा इस मुद्दे पर कई दफे कई चैनल्स पर डिबेट हुआ है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई तो जिसको हम कहते थे फ्री मार्केटिंग, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने हिसाब से तेल की कीमतें तय कर सकती हैं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि जब मार्केट में तेल कम हुआ तो ग्राहकों को सस्ता नहीं मिला। और पर इसमें भी तर्क ये है, मैं जफर भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से, कि इस पैसे का इस्तेमाल सरकार ने, ये भी सच है रूबिका कि इस पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट में हुआ है। अगर उसकी कीमत फालतू आई है, ऑयल कंपनीज का मुनाफा हुआ है और सरकार को डिविडेंड मिला है, मैं आखिर तक चला जाता हूं, तो उस पैसे का इस्तेमाल भ्रष्टाचार में नहीं हुआ है। उस पैसे का इस्तेमाल सड़कें बनी, एयरपोर्ट्स बने, रेलवे स्टेशन बने, पोर्ट्स बने, जितना भी आपको इतनी वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है, 700 से ऊपर वेलफेयर स्कीम चल रही है, वो सब इस पैसे से चल रही है। तो ये शिकायत ग्राहकों की रूबिका सही है कि जब कीमतें गिरी तो हमारे यहाँ पर कीमत कम नहीं हुई, पर उसका तर्क यह है कि पैसा हम वसूलते रहे, उस पर टैक्स आया 25-26 लाख करोड़ पर से भी शरद ज्यादा साहब, मैं कह रही हूँ ना कि आज मैं जरा भी आप लोगों से वो अर्थशास्त्र वाला समझने की कोशिश, मैं आप समझ लीजिए कि मैं एक आम गृहिणी की तरह आपसे बात करूंगी। अब शरद साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं तो गृहिणी कहेगी अरे भाई मुझे क्या लेना देना है पुल और ब्रिज और ट्रेन और ट्रक से, भाई मेरे खाते में कितना पैसा आ रहा है, मैं कितना बचा पा रही हूँ, मैं उस बचत से कभी अपने लिए एक अंगूठी खरीद पाऊंगी कि नहीं। सिलेंडर कर दिया आपने महंगा, फल कर दिया आपने महंगे, दूध कर दिया आपने महंगा। हाँ अच्छा, अब कान में देखिए वो अनुभव मुझे कह रही है दाल और सब्जी भी महंगी कर दी। हमारी पीसीआर में मेरी पायलट है, वो कह रही है रूबिका जी दाल और सब्जी भी महंगी कर दी है।